वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस बिफोर द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम था जो कि घरों में ऑपरेट करता था। मींस ऐसी मशीन्स थी जो कि हाथों से चलाई जाती थी और उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ें तैयार की जाती थी। और उसके बाद फैक्ट्री इंडस्ट्री किस तरह से आई, किस तरह से इंडस्ट्रियल चेंजेस आई और किस तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने धीरे धीरे इसको जो है अडॉप्ट किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ब्रिटेन में लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। गरीब किसान और बेरोजगार शहर में हज़ारों की संख्या में काम की तलाश में गए, लेकिन जब काम करने वाले ज़्यादा हों तो वेजेस कम होते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर की शॉर्टेज और हाई कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की डिमांड सीजनल थी, सीज़न के ऊपर ही काम लिया जाता था। गैस वर्कर्स और शराब निकालने वाली भट्टियाँ सर्दियों के महीने में चलती थी, इसलिए उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत तब पड़ती थी जब काम बहुत ज़्यादा होता था। बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स क्रिसमस की डिमांड को पूरा करने के लिए भी लेबर की डिमांड पड़ती थी। शिप्स की रिपेयर का काम विंटर में किया जाता था। इन सभी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन सीज़न के हिसाब से चलती थी। इंडस्ट्रियल सीज़न के दौरान ही लेबर को रखते थे। बहुत से प्रोडक्ट्स हाथों से ही तैयार किए जाते थे। मशीन्स का यूज़ यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड गुड्स और मार्केट में यूज़ होने वाली चीज़ों को लेकर की जाती थी। लेकिन मार्केट में डिमांड हमेशा मुश्किल डिज़ाइन और ख़ास आकार वाली चीज़ों की होती थी। उदाहरण के लिए मिड 19th सेंचुरी में 500 तरह के हैमर और 45 किस्म की जो कुल्हाड़ियाँ तैयार की जाती है, जिसके लिए ह्यूमन स्किल की ज़रूरत पड़ती थी। मीन्स ये काम हाथों से ही किया जाता था और किसी भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें पॉसिबल नहीं था। और विक्टोरियन ब्रिटेन में भी मीन्स इंग्लैंड में अरिस्टोक्रेट्स और बुगरिस मीन्स ऐसी दो रिच क्लास जो फैमिली से जो बिलोंग करते थे जो लोग थे, वो हाथों से बनी चीज़ों को ही लेना पसंद करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स खूबसूरत और ठोस होते थे। इनकी फिनिशिंग डिज़ाइन बढ़िया होती थी। मशीन में बनी चीज़ें कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई थी। वो देश जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने मैकेनिकल पावर का यूज़ जारी रखा। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। मार्केट में लेबर ज़्यादा होने से वर्कर्स की लाइफ पर असर पड़ा। जैसे ही शहर में पॉसिबल जॉब्स के बारे में लोगों को पता चला, हज़ारों की संख्या में लोग शहरों में चले गए। जॉब की पॉसिबिलिटी जान पहचान रिलेशन पर निर्भर करती थी। यदि किसी का फ्रेंड या रिलेटिव फैक्ट्री में होता था तो उसे जॉब आसानी से मिल जाती थी, लेकिन हर किसी की पहचान नहीं थी। कई जॉब सीकर्स को हफ्तों तक वेजेस के नीचे रातें काटनी पड़ती थी। कुछ रिफ्यूजीज कैंप में रहे जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा सेटअप किए गए थे, जबकि दूसरे कैजुअल वार्ड में रहे जो कि पुअर अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाए गए थे। इंडस्ट्रीज़ में सीजनल वर्क होने के कारण लोगों को लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता था। कुछ विंटर के सीजनल वर्क के बाद गांव वापस चले जाते थे, लेकिन ज़्यादातर छोटी मोटी जॉब्स की तलाश में थे जो कि मिड 19th सेंचुरी में मिल पाना बहुत मुश्किल था। अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस कुछ हद तक बढ़ गए, लेकिन इससे वर्कर्स के वेलफेयर का पता नहीं लगाया जा सकता। एवरेज फिगर ने व्यापार में हो रही वेरिएशंस इन बदलावों को छुपा लिया। उदाहरण के लिए जब नेपोलियनिक वार के दौरान दाम बढ़े तो वर्कर्स की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उस पर ऊपर असर पड़ा, क्योंकि दाम बढ़ने के कारण बैंक चीज़ों को तय वेजेस से नहीं खरीद सकते थे। वर्कर्स की इनकम वेजेस पर ही निर्भर नहीं करती थी, क्योंकि वर्क रेगुलर नहीं था। मिड 19th सेंचुरी में लगभग 10% शहरी आबादी बहुत गरीब थी। वर्कर्स ने बेरोजगारी के लिए नई तकनीक को जिम्मेदार ठहराया। जब स्पिनिंग जेनी को वुलन इंडस्ट्री में लगाया गया तो वुमन जो हैंड स्पिनिंग का काम करती थी, बेरोजगार होने के कारण प्रदर्शन करने लगी। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। 1840 में इमारतों को शहरों में बड़े स्तर पर बनाया जाने लगा। रोड्स को चौड़ा किया गया, रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइंस को बढ़ाया गया, सुरंगें खोदी गई, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को लगाया गया। तो यहाँ पे मैं आपको जो स्पिनिंग जेनी है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी डिवाइस थी जो कि जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1764 में इसको इन्वेंट किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें मल्टीपल स्पिंडल्स मीन्स एक साथ कई जो धागे थे उनको रोल के ऊपर लपेटा जा सकता था। पहले ये काम जो है बहुत सारे जो इंडिविजुअल जो वुमेंस थी उनके द्वारा किया जाता था। और इस मशीन के बाद अब एक मशीन की हेल्प से बहुत सारे जो स्पिंडल्स थे जो धागा था वो अलग अलग रोल के ऊपर लपेटा जा सकता था।
जिसकी वजह से वुमेंस ने का जो एम्प्लॉयमेंट था वो चला गया। इसी वजह से ही वुमेंस ने इसका विरोध किया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मीन्स किस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो भारत में आया। मशीनों के आने से पहले भारत में सिल्क और कॉटन से बने कपड़ों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मोटे कपड़ों की प्रोडक्शन बहुत से देशों में की जाती थी, मीन्स जो कोर्सर कॉटन था जिसको मोटा कॉटन कहते हैं उसकी जो प्रोडक्शन थी बहुत से देशों में की जाती थी, लेकिन जो फाइन मीन जो बारीक वैराइटीज़ हमेशा भारत से ही आती थी। आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट चीज़ों को पंजाब से अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया मीन्स ईरान और सेंट्रल एशिया ले गए। इन कपड़ों को ऊँट पे लाद कर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू माउंटेन पासिस से होते हुए डेजर्ट ले जाया जाता था। पोर्ट के रास्ते से व्यापार चलता था। गुजरात का सूरत पोर्ट भारत को गल्फ़ की खाड़ी से और रेड सी पोर्ट से जोड़ता था। मसूलीपट्टनम जो कि कोरोमंडल कोस्ट में था और हुगली बंगाल में साउथ ईस्टर्न एशियन जो कंट्री थी के जो पोर्ट्स थे उनके साथ जोड़ता था। बहुत से जो भारतीय व्यापारी और बैंकर्स का नेटवर्क इस एक्सपोर्ट ट्रेड से फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, चीज़ों को ले जाना, एक्सपोर्टर को सप्लाई करने से जुड़ा हुआ था। सप्लाई मर्चेंट्स ने पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन से जोड़ दिया था। मीन्स ये जो अंदरूनी इलाके थे भारत के उनसे माल लेते थे। उन्होंने वीवर्स को पैसा देकर बुना हुआ कपड़ा ले लिया और सप्लाई पोर्ट ले गए। पोर्ट पर शिपिंग और एक्सपोर्ट मर्चेंट के पास ब्रोकर्स होते थे जो मोल भाव करके चीज़ों को उन व्यापारियों को दे देते थे और दूसरे छोटे तट पर आते थे। 1750 तक इसको भारतीय व्यापारियों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। यूरोपियन कंपनी ने बहुत सी कंसेशंस लोकल कोर्ट से हासिल करने के बाद ट्रेड पर मोनोपोली राइट हासिल कर लिया, जिसकी वजह से सूरत और हुगली के पोर्ट जिनमें स्थानीय व्यापारियों का कंट्रोल था ट्रेड कम होने लगा। इन पोर्ट से जो एक्सपोर्ट था वो कम होने लगा और पैसा लगाने वाले बैंकर्स कर्जे में डूब गए। 17वीं सेंचुरी के अंत तक सूरत से होने वाला व्यापार 60 मिलियन था और 1740 तक ये सिर्फ 3 मिलियन ही रह गया, जिससे सूरत और हुगली के पोर्ट पर व्यापार घटा जबकि बॉम्बे और कलकत्ता का प्रभाव बढ़ा। ये बदलाव कॉलोनियल पावर को दिखाता था। इस नए पोर्ट को यूरोपियन कंपनीज के द्वारा कंपनी के बने शिप्स में के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। घरेलू व्यापार ठप हो गए। इसके कारण घरेलू व्यापार ठप हो और व्यापार को फिर से चलाना चाहते थे उनको उस सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ा जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के द्वारा तय किया गया था। इन बदलावों से किस तरह से जो वीवर्स थे जो इंडियन जो वीवर्स थे और दस्तकार थे उनकी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट किया। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कंसोलिडेशन के बाद भी पहले भारत में एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई थी। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री अभी तक फैली नहीं थी और इंडियन टेक्सटाइल की जो यूरोप में जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी ने भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को जारी रखा। 1760 और 1770 में बंगाल और कर्नाटका में पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्सपोर्ट के लिए गुड्स की रेगुलर सप्लाई करना मुश्किल हो गया। फ्रेंच, डच और पुर्तगालियों के साथ लोकल ट्रेडर्स के बीच बुने हुए कपड़े को खरीदने को लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट्स मोल भाव कर अपनी प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर बेच सकते थे। कंपनी के अधिकारी ने सप्लाई की डिफ़िकल्टी और हाई प्राइसेस को लेकर शिकायत की। हालांकि जब कंपनी ने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर ली तो उसने ट्रेड पर मोनोपोली राइट मीन्स एकाधिकार स्थापित कर लिया और एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें वह कंपटीशन को हटाने के साथ कॉस्ट को कंट्रोल और कॉटन तथा सिल्क की बनी चीज़ों की सप्लाई को पक्का कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कंपनी मौजूदा ट्रेडर्स और बैंकर जो कि कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए थे उनको हटाकर बनकरों पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक सर्वेंट को अप्लाई किया जिसको उन्होंने नाम दिया गोमस्तस, जो कि वीवर्स को सुपरवाइज करने के साथ सप्लाई को कलेक्ट कर कपड़े की क्वालिटी को एग्जामिन करता था। सेकंड, कंपनी ने वीवर्स को दूसरे व्यापारियों तथा या खरीदारों को प्रोड्यूस बेचने पर भी रोक लगाई। इसके लिए उन्होंने वीवर्स को एडवांस देना शुरू कर दिया। जब एक बार ऑर्डर दे दिया जाता तो वीवर्स को लोन दे दिया जाता ताकि वे अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकें।
जो लोन लेते थे उनको अपनी प्रोड्यूस को गुमस्तस को देना पड़ता था, जो बैग किसी दूसरे व्यापारी तक अपने माल को नहीं ले जा सकते थे। लोन के साथ कपड़े की डिमांड भी बढ़ने लगी। बीवर्स ने एडवांस लेना जारी रखा ताकि ज़्यादा कमा सकें। बहुत से बीवर्स के पास छोटे ज़मीन के टुकड़े थे जिनका यूज़ वह फैमिली के लिए करते थे, लेकिन कपड़े की डिमांड बढ़ने के कारण उनको अपनी ज़मीन किराए पर देनी पड़ी और सभी फैमिली मेम्बर्स को वीविंग के काम में लगना पड़ा। लेकिन बहुत से गाँव में बनकरों और गुमस्तस के बीच झगड़े की खबरें आने लगीं। पहल जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे उनका बनकरों के साथ सीधा संपर्क होता था और मंदी के समय बनकरों की मदद भी करते थे, लेकिन गुमस्तस बाहर से होने के कारण इनका कोई सामाजिक जुड़ाव नहीं था। उनका स्वभाव बहुत सख्त था और वह अक्सर सिपाहियों के साथ गांव में आते थे और सप्लाई में देरी होने के कारण बनकरों को सजा भी देते थे। अक्सर उन्हें पीटा और कोड़े मारे जाते थे। बीवर्स अपनी फसल को दूसरों को नहीं बेच सकते थे, जो प्राइस उनकी जो प्रोड्यूस होती थी उनको दूसरों को नहीं बेच सकते थे। जो प्राइस उनको मिलता था वो बहुत कम था और लोन वो लेते थे उसकी वजह से वो कंपनी के साथ बंध जाते थे और उस लोन को चुकाने के लिए उनको जो प्रोड्यूस होती थी, जो कपड़ा होता था, वो उनको बेचना पड़ता था। कर्नाटक और बंगाल में बहुत से बीवर्स ने गांव छोड़ दिया और वहां पे चले गए काम के लिए जहां पे उनके फैमिली रिलेशन थे, जबकि दूसरी तरफ वीवर्स ने गाँवों के किसानों के साथ रिवोल्ट किया। समय के साथ वीवर्स ने लोन देना बंद कर दिया और वर्कशॉप बंद कर दी। एग्रीकल्चर लेबर का काम वो करने लगे। नेक्स्ट है मैनचेस्टर कम टू इंडिया। 1772 में हेनरी पटुलो, जो कि कंपनी का ऑफिशियल था, ने कहा था कि भारतीय कपड़े की डिमांड को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई दूसरा देश सेम क्वालिटी नहीं बना सकता है। हालांकि 19वीं सेंचुरी में हमें भारत से कपड़े के एक्सपोर्ट में भारी कमी देखने को मिलती है। 1811 और 12 में भारत का एक्सपोर्ट 33%, लेकिन 1851 में 3% हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? जैसे ही कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में फैली, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट को लेकर चिंतित थे। उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ के इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है जो आयात शुल्क है वो लगाया जाए, ताकि मैनचेस्टर में बनी चीज़ों को आसानी से बिना किसी कंपटीशन के बेचा जा सके। इसके साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में बनी चीज़ों को इंडियन मार्केट में बेचने के लिए मना लिया। ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट 19वीं सेंचुरी में बढ़ने लगा है। 18वीं सेंचुरी के अंत तक भारत में कॉटन गुड्स का कोई इंपोर्ट नहीं था, लेकिन 1850 में कॉटन गुड्स भारतीय इंपोर्ट का 31% हुआ करता था और 1870 में ये आंकड़ा 50% से ऊपर हो गया। भारत में कॉटन वीवर्स को एक साथ दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, उनकी एक्सपोर्ट मार्केट ठप हो गई, लोकल मार्केट भी कम हो गई। मैनचेस्टर में बनी चीज़ों के आने से मशीनों से बने होने के कारण इंपोर्टेड कॉटन गुड्स बहुत सस्ते थे और उनको उनके साथ आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1860 में उनको एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उनको रॉ कॉटन की अच्छी सप्लाई नहीं मिल सकी। इसके पीछे कारण था कि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ने से ब्रिटेन को कॉटन की सप्लाई रोक दी गई थी, जिसके कारण ब्रिटेन को भारत की तरफ रुख करना पड़ा। भारत से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ने से रॉ कॉटन की प्राइस काफ़ी बढ़ गई। वीवर्स के पास सप्लाई की कमी होगी, महंगा होने के कारण उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। 19वीं सेंचुरी के एंड तक पर एक और समस्या खड़ी हो गई। भारत में फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में मशीन से बनी चीज़ों की बाढ़ सी आ गई। ऐसी स्थिति में वीविंग इंडस्ट्री में जो भारतीय जो बुनकर थे उनका सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।